नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्ले स्कूल के बारे में कि प्ले स्कूल क्या है। भारत के सभी लोग अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं यानी कि पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं? क्यों? सुविधाओं की कमी से। और भारत में 3 तरीके के लोग हैं। ये मैं बार-बार जब मैंने वीडियो बनाना चालू किया था, तभी मैंने बताया था कि कैसे-कैसे लोग हैं। एक अमीर लोग हैं, एक मध्यम वर्गीय लोग हैं और एक गरीब लोग हैं। मध्यम वर्गीय लोगों को भी अगर गरीबी में डाल दिया जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जो उनकी बेसिक नीड होती है, और मैंने 7 बेसिक नीड बताई थी और इस बेसिक नीड से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि बेसिक नीड क्या-क्या होती है। वो बेसिक नीड भी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग पूरा नहीं कर पाते और पूरी ज़िंदगी अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए ही लगे रहते हैं। उनको समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि आपकी बेसिक नीड क्या है, आपकी बेसिक नीड ये है, आपकी बेसिक नीड ये है, और उसी पे वो बहुत खुश रहते हैं कि खाना खा लिए, हम खुश हैं। लेकिन बेसिक नीड की मैंने असली डेफिनीशन बता दी थी कि बेसिक नीड की असली डेफिनीशन क्या है। तो जो प्ले स्कूल हैं, वो प्ले स्कूल क्या हैं? क्या पूरे भारत में प्ले स्कूल अवेलेबल हैं? क्या प्ले स्कूल में सारे लोगों के बच्चे पढ़ पाएँगे या नहीं पढ़ पाएँगे? और इसी प्ले स्कूल से जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या इस प्ले स्कूल में गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो क्या खो दिए हैं? और अगर गए हैं तो क्या पा लिए हैं? 5 जाने के बाद में भी बहुत लोग कुछ नहीं पा पाए हैं। तो इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये प्ले स्कूल क्या हैं? ये कैसे काम करते हैं? और बहुत सारे अभिभावक, बहुत सारे गार्जियन, बहुत सारे माता-पिता अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं। इन प्ले स्कूलों में भेजते हैं और वो टीचरों के साथ में लड़ाई करते हैं, और टीचर भी उन अभिभावकों के साथ में लड़ाई करते हैं कि मेरी ये ज़िम्मेदारी है, मेरी वो ज़िम्मेदारी है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊँगा कि किसकी कितनी परसेंट ज़िम्मेदारी है। और इस वीडियो में आज मैं ये भी जानकारी दूँगा कि क्या गाँव में ये प्ले स्कूल हैं? क्या गाँव के बच्चे प्ले स्कूल में जा पाएँगे? तो इन्हीं सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और ये प्ले स्कूल ना होने की वजह से गाँव के बच्चे आगे जाएँगे कि पीछे जाएँगे? और जो सरकार अभी पॉलिसी बना रही है, क्या इन प्ले स्कूलों से गाँव का काम चलेगा? गाँव के सारे बच्चे पढ़ लेंगे? इन्हीं सब तथ्यों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और हम साथ-साथ ये भी समझेंगे कि जो शिक्षा है, शिक्षा कितनी टाइप की होती है। शिक्षा के बारे में यहाँ तो हम डिटेल में नहीं बताएँगे कि शिक्षा क्या होती है, लेकिन हम शिक्षा के कुछ बेसिक को समझ के जानेंगे कि शिक्षा कितनी टाइप की होती है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम एक-एक करके बहुत धीरे-धीरे, बहुत सरल भाषा में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब पीछे मैंने वीडियो बनाया था कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है? रोता है। और ये जानना बहुत ज़रूरी था कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है? रोता है जब बच्चा, तो वहाँ पे क्या होता है? एक नली होती है, ये हमारी ट्रैकिया, और यहाँ से हवा पास होती है। और जब हवा पास होती है और उसमें जब रिस्ट्रिक्शन होता है हवा में, तो आवाज़ आती है। और वही आवाज़ आगे चल के क्या बन जाती है? एक भाषा बन जाती है, और उसी भाषा के थ्रू हम लोग अपना कम्युनिकेशन करते हैं, हम लोग बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। अब उस भाषा को कौन बताता है? कैसे-कैसे, कैसे-कैसे क्या होता है? और शिक्षा कितने टाइप की होती है? तो शिक्षा क्या है? शिक्षा के बारे में तो हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो शिक्षा 3 प्रकार की होती है। एक शिक्षा होती है जिसका नाम है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा कौन सी शिक्षा होती है? और इसको इंग्लिश में फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। फॉर्मल एजुकेशन को ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो ऑफिशियल ऑफिस की जो शिक्षा होती है, ऑफिशियल शिक्षा, इसका एक फॉर्मेट होता है, यहाँ पे एक नियम होते हैं, एक कानून होता है। और अगर इसका एक फॉर्मेट होता है, खाका तैयार होता है, जिस शिक्षा में एक फॉर्मेट है, वो है औपचारिक शिक्षा, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। वहाँ पे नियम कानून होते हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो कौन सी शिक्षा होती है? वो औपचारिक शिक्षा होती है। और इसी औपचारिक शिक्षा से हम लोग कहाँ काम करते हैं? ऑफिस में काम करते हैं। तो जो शिक्षा औपचारिक होती है वो हमें ऑफिस तक ले जाती है, कार्यालय वाले काम में ले जाती है, और ये ढंग से काम करती है। और इसका काम भी समाज का निर्माण करना होता है। ये भी एक अच्छे समाज का निर्माण करती है, ये भी अच्छे लोगों का निर्माण करती है, एक अच्छे पर्यावरण का निर्माण करती है, एक अच्छे एनवायरनमेंट का निर्माण करती है। तो ये भी एक शिक्षा है, ये फॉर्मल एजुकेशन है। और आज की जो दौड़ है, इस दौड़ भाग ज़िंदगी में जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं,
और जो निम्न वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग यही फार्मल एजुकेशन पे ही विश्वास करते हैं। वो जानते हैं कि फार्मल एजुकेशन ही सब कुछ है। तो आज मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि फार्मल एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं भी जा पाएगा और कुछ बेसिक नहीं सीख पाएगा, तब भी अपनी ज़िंदगी में वो बेहतर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बेहतर नहीं कर सकता। वो किससे सीखेगा? वो हमसे सीखेगा, वो इस समाज से सीखेगा, इस देश से सीखेगा, इस स्टेट से सीखेगा, लोगों से सीखेगा। ये हम बाद में बताएंगे वो कैसे सीखेगा। तो जो शिक्षा हमें स्कूल कॉलेज में मिलती है वो औपचारिक शिक्षा है, फार्मल शिक्षा है। और फार्मल शिक्षा जो और बाकी की ये दो शिक्षाएं हैं उससे ज़्यादा बेटर होती हैं, क्योंकि वहाँ पे एक फॉर्मल होता है, एक फॉर्मेट होता है, नियम कानून होता है, और नियम कानून में रहते हुए आदमी ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख लेता है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि उसमें आदमी के पास में बाउंडेशन होती है, मजबूरी होती है कि सीखना है तो सीखना है, उसका नियम होता है। अगर नहीं सीखना चाहोगे तो आप वहाँ से निकल के बाहर हो जाओगे। तो फार्मल में आपको तरीके से ही चलना होता है। औपचारिक शिक्षा वही शिक्षा होती है जिसमें एक फॉर्मेट होता है, एक नियम होता है। ठीक, आगे बताते हैं। अनौपचारिक शिक्षा दूसरी शिक्षा होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन। और ये शिक्षा हमारे घरों में होती है। अब घर को आप बड़ा करते जाइए, घर से गांव बना दीजिए, गांव से ग्राम सभा बना दीजिए, ग्राम सभा से समाज बना दीजिए। वो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। और ये एजुकेशन में कोई फॉर्मेट नहीं होता है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती है। आप सीखते जाइए, आपका मन करे सीखिए, आपका मन करे ना सीखिए, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो घर में भी जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। अब कुछ नियम कानून हमारे घर में बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। अगर वो नियम कानून इतने हद तक अगर काम कर रहे होते तो जो हमारे स्कूल हैं, स्कूल खोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, स्कूल ही नहीं खोलते हम। तो उतने हद तक नहीं, वहाँ भी थोड़े ही नियम कानून होते हैं। और वो नियम कानून किस लिए होते हैं वो मैं आगे अभी बताता हूँ कि वो नियम कानून कहाँ तक होते हैं। और घर जो होता है वो इनफॉर्मल होता है हमेशा। जब आदमी, अब घर को मैंने इसीलिए डिफाइन कर दिया था पहले कि घर क्या है और घर घर शिक्षा क्या है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। तो वो समझ, यहाँ समझने के लिए वहाँ आप डिटेल में देखें तो समझ जाएंगे कि घर क्या है, शिक्षा के हिसाब से घर क्या है। अब घर क्या होता है, घर किस लिए बनाया जाता है? घर बनाया जाता है आराम करने के लिए। घर बनाया गया है अंधेरे से बचने के लिए, कि जब अंधेरा हो जाता है और हम बाहर काम नहीं कर पाते तो अपने घरों में चले आते हैं। जब हम थक जाते हैं तो अपने घरों में चले आते हैं। घरों में हम शांत रहने के लिए आते हैं। अब घर में हम औपचारिक शिक्षा कभी भी नहीं ले सकते, घर कभी भी औपचारिक हो ही नहीं सकता। अगर जो लोग सोच रहे हैं कि घर में बच्चे औपचारिक रूप से पढ़ेंगे, फॉर्मल रूप से पढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल गलत, उनके दिमाग गलतफहमी है। और जब जब सब कुछ औपचारिक हो जाएगा घरों में, तो घर रह ही नहीं जाएगा, तब तो वो भी स्कूल ही बन जाएगा, एक ऑफिस बन जाएगा। जब वहाँ सब कुछ नियम कानून से, और बहुत सारे घर ऑफिस ही हैं। बहुत सारे घर में इतने सारे नियम कानून पैदा कर दिए गए हैं कि वहाँ पे बच्चों को मौज मस्ती करना और उन्हें इनफॉर्मल रूप से सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ऐसे परिवारों को भी समझने की ज़रूरत है कि घर को बहुत ज़्यादा फॉर्मल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर बहुत ज़्यादा फॉर्मल कर दिए गए तब भी बच्चे नहीं सीख पाएंगे, और अगर घर बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल कर दिए गए तब भी बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो घरों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और जो लोग वहाँ पे रहते हैं, अब जो माताएं होती हैं, जो मम्मियाँ होती हैं, बहुत सारी गृहिणी हैं, वो हाउस वाइफ हैं, वो घरों में ही रहती हैं। तो उनके लिए ज़िंदगी जो होती है दो पहलुओं में बँट जाती है। एक तो उनका आराम करना और एक होता है काम करना। जो उनका काम करने वाला समय होता है, जो उनकी ज़िंदगी होती है, जो नियम होते हैं, वो फॉर्मल में आते हैं। और जब वो आराम के मूड में चले जाते हैं तो इनफॉर्मल में आते हैं। तो घरों में भी, और जो लोग बाहर काम करने जाते हैं वो कभी भी फॉर्मल नहीं हो सकते। क्योंकि जब आदमी घर से लौट के, ऑफिस से लौट के आया तो वहाँ से परेशान है, वो आराम करेगा कि बच्चों के लिए फॉर्मल माहौल तैयार करेगा? कभी नहीं कर पाएगा। और अगर वो करेगा तो उसकी ज़िंदगी ऐसे ही चौपट हो जाएगी उसकी खुद की, तो घर का मतलब नहीं रह जाएगा। घर हमेशा इनफॉर्मल होते हैं। तो ये दो बातें दो लोगों को जानने की ज़रूरत है। एक, जो लोग शिक्षक हैं, शिक्षा विभाग में जो लोग पढ़ाते हैं, जो अध्यापक हैं, और जो लोग बोलते हैं कि घर वाले लोग ठीक नहीं है तो उनका घर कैसा है वो वहाँ देखें। घर हमेशा इनफॉर्मल होते हैं, घर कभी फॉर्मल नहीं होते। जब एक टीचर भी अपने घर पे लौटता है तो वो फॉर्मल से इनफॉर्मल हो जाता है, तो उसके बच्चे कैसे होंगे? इनफॉर्मल। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है कि जो इनफॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि वहाँ बच्चे नहीं सीखेंगे, एजुकेशन नहीं लेंगे। इनफॉर्मल में इनफॉर्मल एजुकेशन लेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि न्यूटन न्यूटन ने सेब को गिरते हुए कहाँ देखा था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में? नहीं, उन्होंने पेड़ के नीचे देखा था।
वो एजुकेशन कैसी थी? इनफॉर्मल। वो एजुकेशन कैसी थी? इनफॉर्मल। तो आप अपनी बाहर की ज़िंदगी में जब आप ऑफिस में नहीं है, फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल, यही होती है अनौपचारिक शिक्षा। न्यूटन ने जो सेब गिरते हुए देखा था, वो कैसी शिक्षा थी? अनौपचारिक। और आज वो समाज के लिए कितना ज़्यादा काम कर रही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। न्यूटन का नियम कहाँ-कहाँ लागू होता है? न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, और न्यूटन के नियम कहाँ-कहाँ लागू होते हैं? और पेड़ से फल गिरते हुए उन्होंने नीचे की तरफ उन्होंने नहीं देखा था, उससे पहले बहुत लोगों ने देखा था, लेकिन लोग बता नहीं पाए थे। तो मैं टीचरों को बता देना चाहता हूँ, और जो घर के लोग हैं, घर के जो लोग हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि शिक्षा कभी भी, घर की शिक्षा कभी भी फॉर्मल नहीं हो सकती, और अगर फॉर्मल हो जाएगी तो घर घर नहीं रहेगा। घर पे लोग आराम करने के लिए रहते हैं, और शुरू से उसकी परिभाषा उसी तरीके से बताई गई है। तो कुछ लोग गलतफहमी में जी रहे हैं, कुछ लोग घर में बच्चों के प्रति इतना ज़्यादा टाइट हो जा रहे हैं कि मतलब वो घर को ऑफिस बना देना चाहते हैं। जब घर में आप ऑफिशियल कार्य नहीं कर रहे हो तो बच्चे कैसे ऑफिशियल हो जाएंगे? और बच्चे अगर पूरा ऑफिशियल हो जाएंगे तो बहुत कुछ खो देंगे। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, अगर पूरा 24 घंटा बच्चे ऑफिशियल हो गए तो ये बच्चे बहुत कुछ खो देंगे। ये कभी रिसर्चर नहीं बन पाएंगे, कभी नई चीज़ें नहीं खोज पाएंगे। ये बिल्कुल डिफिनिट है, बिल्कुल पक्का है। तो एक काम करते हैं, हम लोग बच्चे को स्कूल में ही 24 घंटे रखते हैं, वहीं पे सब कुछ सही रहेगा, और सारा कुछ इनफॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको स्कूल में रख दीजिए, वो बहुत सारा बेटर कर लेंगे। और जितने बच्चे स्कूल में रहते हैं और हॉस्टलों में जो लोग बच्चे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर कर पाते हैं, तो उनको वहीं पे डाल दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए खैर आगे चलते हैं। और जो पहले गुरुकुल खुले हुए थे उनके लिए भी बता देता हूँ। वो लोग बोले कि पहले गुरुकुल थे, गुरुकुल चले जाते थे। तो जो गुरु थे उनकी जानकारी कुछ अलग थी, वो फॉर्मल एजुकेशन देते थे, और जो गुरुआणी थी, जो उनकी पत्नियां थीं, वो क्या करती थी? वो इन बच्चों को इनफॉर्मल एजुकेशन देती थी, समाज के लिए एजुकेशन देती थी, घर के लिए एजुकेशन देती थी। चलिए खैर, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, और आना भी नहीं चाहिए, और वो आएगा भी नहीं कभी भी। और तीसरी शिक्षा होती है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा जो होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब नॉन फॉर्मल क्या होता है? नॉन फॉर्मल जो होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का मिला हुआ रूप होता है। अगर मैं क्लियर वे में बोलूं कि निरौपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल एजुकेशन प्लस इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि औपचारिक शिक्षा प्लस अनौपचारिक शिक्षा। अब मैं इसका कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं तो लोगों को क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। जैसे डिस्टेंस लर्निंग, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन मुक्त विश्वविद्यालय, उसमें कुछ एज की लिमिट नहीं है। आपको जब पढ़ना फॉर्म का अप्लाई करिए, कहाँ बैठ के पढ़ना है, खेत में पढ़ना है, सड़क पे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, पढ़ लीजिए। पेड़ पे चढ़ के आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा शांति मिलेगी। तो उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं रहती है, लेकिन एक पाठ्यक्रम रहता है कि आप ये वाला पाठ्यक्रम करेंगे, और फिर उसके बाद में वो पेपर भी लेता है। जब वो पेपर देगा और कहाँ पे पढ़ाई किए हैं तो आप पास कर पाएंगे, और वहाँ पे गुरु की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। जितने भी ऑनलाइन वीडियो पे जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो एक निरौपचारिक शिक्षा का ही रूप है। आजकल की जो डिजिटल एजुकेशन है, जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, अब टीचर वहाँ से डांट रहा है, बोल रहा है कि पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं। अब एक ही स्क्रीन पे हमने 2 वीडियो खोल के रख दिया, एक तरफ ये मास्टर साहब का चल रहा है और एक तरफ वो मूवी चल रही है अजय देवगन की। तो वो एक निरौपचारिक शिक्षा हो गई, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती। तो मे भी जो लोग शिक्षक हैं वो फॉर्मल एजुकेशन देते हैं, उनको जानने की ज़रूरत है कि घर कभी फॉर्मल नहीं हो सकता। वो पता नहीं कौन कौन सी पढ़ाई करके आए, मेरे को मालूम नहीं है। अब मैं उनकी पढ़ाई पे सवाल नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो बोलते हैं कि घर वालों की जिम्मेदारी है तो वो टीचर गलत है, और अगर ये घर वाले बोलते हैं कि टीचर की जिम्मेदारी है तो ये घर वाले गलत हैं। अब बहुत सारे घर वाले जो साइकोलॉजी है उसकी पढ़ाई नहीं किए रहते हैं, उस बेसिस पे वो लोग बोल देते हैं अगर इतने पढ़े लिखे वो लोग होते तो स्कूल भेजने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो घर कभी फॉर्मल नहीं हो सकता। घर में जो हमें शिक्षा मिलती है इनफॉर्मल, लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी है। चलिए खैर, अब शिक्षा कितनी टाइप की होती है ये बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होंगे। अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम ये है कि उनको हिंदी भी समझ में नहीं आती। तो अब या तो मैं पूरे भारत में भ्रमण करूँ, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये सब पढ़ाऊँ। तो ऐसे में उन लोगों से बोलना चाहता हूँ जो लोगों को हिंदी समझ में आती है, और वो जहाँ के लिए थोड़ा थोड़ा करके अच्छा काम कर सकते हैं वो वहाँ के लिए काम करेंगे, तो बहुत सारे लोग बहुत सारा बेहतर कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे। और जो लोग इवन आईएएस की तैयारी भी करने चले गए हैं उनको ये प्ले वाले ग्रुप की बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। अब जो वो इतने छोटे थे तो उनको इतनी समझ थी नहीं कि इसको इतने अच्छे से समझ लेते, और बहुत सारे बच्चे इसी एज में इसको अच्छे से समझ भी जाते हैं, और उन्हीं का आईक्यू लेवल हाई हो जाता है, और ये टीचर अच्छे से समझा ले जाते हैं, वो चल के आगे अपने आने वाले जीवन में
बहुत अच्छा बेहतर कर लेते हैं। ठीक है, खैर आगे चलते हैं और अगली चीज़ हम समझते हैं प्ले ग्रुप के लिए। अब हमारा देश आज़ाद हो गया कब? 1945-1950 में। कुछ लोगों का मानना है कि 2014 में आज़ाद हो गया। ऐसा भी लोग बोलते हैं कि जब बीजेपी की सरकार बन गई 2014 में तभी से देश आज़ाद हो गया। तो बिल्कुल गलत है। आज़ादी के अलग अलग, अब उनके मायने अलग हो सकते हैं जो डिफाइन करते हैं कि अब ये आज़ाद हो गया, हमको आज़ादी अभी मिली है, इनको आज़ादी अभी मिली है, इनको अब आज़ादी। तो आज़ादी, देश की आज़ादी के मायने कभी अलग अलग नहीं हो सकते। और 1975 में 1975 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एजुकेशन, ये जो डिपार्टमेंट है इसकी जो मंत्री हैं अभी वो हैं मैडम स्मृति ईरानी, वो इन पे काम कर रही हैं। और एक गांव में ये बेसिक शिक्षा देने के लिए उसको थोड़ा सा, आप बेसिक शिक्षा के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, एक आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्र आज भी काम कर रहे हैं और ये 1975 से ही चालू हैं। बहुत सारे जगह ये नहीं थे, अभी जब से बिल्डिंग बना दी गई है। काम तो कर रहे थे, गाँव में काम कर रहे थे, इसके लिए मेंबर थे, उसके काम अलग अलग लोगों को बांटे गए थे। लेकिन जब से आंगनबाड़ी केंद्र की बिल्डिंग बना दी गई है तब से लोगों को ये आंगनबाड़ी केंद्र दिखाई देने लगा है। सही बात यही है, अभी तक लोगों को दिखाई नहीं देता था। आंगनबाड़ी केंद्र काम करते थे किस, और आज भी कितना काम हो रहा है सबको मालूम है। और गांव में आंगनबाड़ी केंद्र काम करते हैं। अब बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं ये प्ले स्कूल हैं। तो माफ़ कीजिएगा भाई, ये वाला प्ले स्कूल नहीं है। ये प्ले स्कूल कभी भी नहीं हो सकता और ना ये प्ले स्कूल है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे शिक्षा को अभी तक ऑफिशियल नहीं बनाया गया था। इसकी पहल अभी शुरू हुई है और एक तरफ तो यहाँ पे ऑफिशियल नहीं बनाया गया है, दूसरी तरफ वो 5 सितारा वाले जो स्कूल हैं प्ले वाले वो चल रहे हैं, लेकिन वो गाँव में नहीं है। अब गाँव में नहीं है तो गाँव का बच्चा उतना ज़्यादा कैसे विकसित कर पाएगा? शहर के बच्चे के पास ही ज़्यादा दिमाग है ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। गाँव के बच्चे के पास ज़्यादा दिमाग है क्योंकि वो नेचुरल इन्वायरमेंट में पैदा हुआ है। जो नेचुरल इन्वायरमेंट में रहा है उसका दिमाग ज़्यादा तेज़ है। वहाँ चों पों सारी, इतनी सारी पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण इतनी सारी है। दिल्ली के स्कूल ज़्यादा बेटर हैं और गाँव के स्कूल ज़्यादा बेटर नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। और अगर स्कूलों की संख्या की बात की जाए तो गाँव में ज़्यादा स्कूल है, वो मैं बताऊँगा कैसे। उसका आंकड़ा कोई इसलिए नहीं देता और जानबूझ के लोग नहीं देते हैं। तो ये आंगनबाड़ी केंद्र प्ले स्कूल नहीं है। बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि ये आंगनबाड़ी प्ले स्कूल नहीं है। अभी थोड़ी सी मुहिम चालू हुई है इसके लिए। अभी क्या हुआ है, जो हमारी ये एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, इसमें क्या कर दिया गया है, इसको इसको ले लिया गया है। जो अपना प्ले वाला ग्रुप है इसको शामिल कर लिया गया है। अभी तक भारत सरकार में ये प्ले वाला ग्रुप शामिल ही नहीं था। ये वाला प्ले ग्रुप शामिल ही नहीं था भारत सरकार में, और उधर धड़ल्ले से प्ले ग्रुप चल भी रहा था। और अब ये लोग छानबीन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ प्ले ग्रुप हैं, किस में मान्यता है, किस में नहीं है, कौन फॉलो कर रहे हैं, कौन नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ये एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ही संभव हुआ है। ये एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल भी गलत नहीं है, काफ़ी मामले में ये सही है, बस इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती ना किया जाए। और अगर ये प्ले ग्रुप सही हैं, प्ले स्कूल अगर सही हैं, तो एजुकेशन पॉलिसी भी सही है। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत थी, ध्यान नहीं दिया गया। और ये प्ले ग्रुप आज नहीं खुले हैं, बीजेपी सरकार आने के पहले नहीं खुले हैं, ये पहले से ही काम कर रहे थे। अगर कोई बोले कि ये अभी खुले हैं तो 1975 से ये आंगनबाड़ी केंद्र भी काम कर रहे हैं और बहुत पहले से प्ले ग्रुप भी काम कर रहे हैं। अंग्रेज भी पहले भी थे और उस टाइम पे उन बच्चों के लिए ये सारी शिक्षाएँ अवेलेबल थीं, क्योंकि विदेशों में चालू हो गई थी। अब इसके इतिहास में नहीं बताऊँगा कि कब से चालू हुआ था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आंगनबाड़ी केंद्र प्ले ग्रुप नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि जो आंगनबाड़ी केंद्र खुले हुए हैं अभी तक तो सरकारें सोच रही हैं इसी को प्ले ग्रुप बना दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, आप प्ले ग्रुप बना देंगे। आप बोला जा रहा है कि 21 बच्चों पे एक एक आदमी काम करेगा। प्ले ग्रुप में 21 बच्चों पे एक आदमी काम करेगा। और एक ग्राम सभा में, जो गांव है, एक ग्राम सभा में 10-12 गांव मिला के एक ग्राम सभा बनती है और उसको शुद्ध भाषा में मौजा वौजा भी करके बोलते हैं। और ये सब जगह व्यवस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत व्यवस्था हर राज्यों में लागू है। अब यहाँ पे अगर ये बना दिया गया तो वो 12 गाँव के बच्चे इसमें आ पाएंगे। अगर ये बना भी दिया गया, अब ये क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे टीचर नहीं रखेंगे पढ़ाने के लिए। वो जो कार्यकर्त्री काम कर रही हैं, 5 हाई स्कूल पास हैं, पहले 5 पास, 6 पास, 8 पास लिया गया था, अभी हाई स्कूल वाला दिया जा रहा है जो नई वैकेंसियाँ। और जो उससे ऊपर वाली हैं ग्रेजुएशन या इंटर पास हैं, इंटर वाले लोग भी हैं। तो क्या ये इन बच्चों के मनोविज्ञान को वो लोग समझ पाएंगे? क्या उनको और अगर समझ भी गए, मान लो चलो कोई अपने प्रशिक्षण इनको दिया जा रहा है, प्रशिक्षण करवाया जा रहा है, अब ये मनोविज्ञान को अगर समझ भी गए
और बहुत सारी लड़कियां ऐसी लगी हैं जिनकी मतलब शादियां नहीं हुई तो बच्चों के बारे में जानती भी नहीं है वो, कि बच्चे कैसे होते हैं और वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उनको कोई जानकारी नहीं है। तो ये चौपट ही रहेगा पूरी तरीके से। और अभी का इनका क्या काम है वो मैं बता देता हूँ। और सारे पूरे ग्राम सभा के बच्चे एक आंगनबाड़ी में आ भी नहीं पाएंगे। कम से कम जितने गाँव हैं उतने आंगनबाड़ी केंद्र जब खुलेंगे, उतने प्ले स्कूल जब खुलेंगे, तब गाँव के सारे बच्चे पढ़ पाएंगे। प्राइमरी में तो बच्चे पहुँच नहीं पा रहे हैं और इस आंगनबाड़ी केंद्र में कैसे पहुँचेंगे। तो ये दुविधा की दुविधा ही रहेगी और 100 साल लगेगा इसको डेवलप करने में। तो गांव के बच्चे 100 साल और पीछे छूटते हुए चले जाएंगे। अब कोई नया कदम सरकार अगर उठाती है, इसके लिए एक जुगाड़ है। अगर बसें चला दी जाएं, बस तो भूल ही जाओ, पैदल लोग आ नहीं पा रहे हैं। अगर बसें चली जाए, वो 12 गाँव के बच्चों को और डबल सीट रखनी पड़ेगी, उनकी माँ को भी उनके साथ में लेके आना पड़ेगा। और फिर या फिर नौकरियों को बढ़ाना पड़ेगा, जो केयर टेकर हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं और मैं बताता हूँ कि आंगनबाड़ी केंद्र अभी फ़िलहाल प्ले स्कूल नहीं बन पाएंगे। और क्यों नहीं बन पाएंगे उसका उसका रीज़न मैंने, और ये प्ले स्कूल हैं भी नहीं। अब इनका काम क्या है वो मैं थोड़ा ब्राइट में डिटेल में बता देता हूँ कि इनका काम क्या है असलियत में। ये प्ले स्कूल नहीं है, जो लोग प्ले स्कूल सोच रहे हैं ये प्ले स्कूल नहीं है। प्ले स्कूल क्या होते हैं मैं आगे बताता हूँ। अब जो आंगनबाड़ी है वो मैंने अभी पीछे बताया कि एक ग्राम सभा में एक है, वो सफिशियंट नहीं है। वो पूरे बच्चों को प्ले स्कूल वाली एजुकेशन नहीं दे पाएगी। अभी तक इनका काम क्या था वो मैं डिटेल में बता देता हूँ। इसमें 3 तरीके के लोग काम करते हैं। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम करती हैं, जिसको आंगनबाड़ी कोऑर्डिनेटर बोला जाता है। ये सेंटर कोऑर्डिनेटर होती हैं, ये कार्यकर्ता काम करती हैं और इनका काम ये थोड़ी इनसे ज़्यादा निपुण होती हैं। और एक सहायिका होती है और एक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक होते हैं, जो इनकी देख-रेख में इनके ऊपर होते हैं, इनको गाइड करते हैं। पर्यवेक्षक के अंदर में कम से कम 20 से लेकर 21 तक ये अप्रॉक्स है। अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग थोड़ा-सा हो सकता है, मैंने हर स्टेट का डाटा नहीं चेक किया है, लेकिन कुछ इसका सिनेरियो ऐसे ही होता है। आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक होते हैं और इन कार्यकर्ता सहायिका इनके इनके अंडर में रहती हैं। और एक कार्यकर्ता 2 या 3 हो सकती हैं, क्योंकि सारे बच्चों को संभालने के लिए। और इसको इंग्लिश में आप केयर टेकर भी बोल सकते हैं। केयर टेकर जैसा ही काम करते हैं, केयर टेकर ही हैं ये सहायिका। अब इनका काम क्या है, न्यूट्रिशन टू प्रेग्नेंट वीमेंस, ये मानव बाल विकास मंत्रालय के अंडर में आता है। तो इनका काम है जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं गांव में, उनकी देख रेख करना, उनकी देख रेख करना, बच्चे कैसे पल रहे हैं, उनको कैसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, उस माँ को कैसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसकी देख रेख करना है। बच्चे जो हो गए, जो पैदा हो गए, उनको कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है उसकी देख रेख करना है। वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करती हैं बच्चों के लिए, कि मतलब उनको टीका कब लगवाना है, टीका कब नहीं लगाना है। उन सेंटरों पे जाती हैं, उनसे पूछताछ करती रहती हैं और उनका नामकरण भी करती हैं, रजिस्टर वगैरह भी मेंटेन करती हैं। वो अलग-अलग चीज़ें हैं। बच्चों के हेल्थ का ध्यान देती हैं और बच्चों की सुरक्षा का ध्यान देती हैं, सिक्योरिटी का ध्यान देती हैं। इसमें कहीं भी एजुकेशन वर्ड नहीं आया है और वहाँ पे उनको एजुकेशन मिलती भी नहीं है। अब वो बच्चे, वहाँ कुछ पोस्टर लगे होते हैं, कुछ खिलौने रखे होते हैं, तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। अट्रैक्ट करने के लिए है वो सीखने। अब कोई बच्चा अपने आप सीख जाता हो तो बात अलग है, लेकिन ये प्ले स्कूल नहीं है और इनका यही मेनली काम होता है। और आज के ये जो अपने आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ये जो खाने के लिए पोषाहार मिल रहा है, जो गांव के ग्राम प्रधान हैं और जो ये सहायिकाएं हैं, ये लोग क्या करती हैं, अपने अपने घरों में उसको ले जाती हैं, अपने गाय भैंस को खिला रही हैं। मैं क्लियर बता दूं। और उन बच्चों तक वो पहुंच नहीं पाता है और लोग खाना भी उसको नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए खा नहीं रहे। लोगों की भैंसें खा रही हैं, अच्छा दूध दे रही हैं, तो भाई उन्हीं भैंसों को खिलाते रहिए। और अब कार्रवाई इन पे कब होगी, जब ये खुद नहीं जागरूक होंगे। आप सोचिए, एक छोटा सा बच्चा, 6 साल से छोटा बच्चा का लोग हक खा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि समाज सुधरना चाहिए, सरकार गलत है। सरकार वो कट्टे वहाँ से भेज रही है, बोरी भेज रही है, बोरी आ भी रही है और मैं भी उसका पैसा वैसा नहीं देना पड़ता हो, क्योंकि उसकी उतनी वैल्यू नहीं है और बाज़ार में उसको कोई खरीदेगा भी नहीं। तो खा कौन रहा है, भैंस। और ऐसे लोगों को पकड़िए, पता चल जाएगा कौन कौन ये अपने भैंस को खिला रहे हैं। तो चलिए खैर, ये आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को पढ़ा देगा गाँव में, अच्छी बात है भाई, पढ़ा देगा, सबके बच्चे पढ़ जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं। अब एक वर्ड लोगों को और सुनाई देता है, जिसको अंग्रेजी में बोल देते हैं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको भी सोचते हैं कि ये प्ले ग्रुप है और प्ले स्कूल है। ये भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में ही आता है। और इसकी शुरुआत भी 1975 में ही हुई थी। और ये शहरों में, यानी नगर पालिकाओं में, जो ये प्ले वाले आंगनबाड़ी जो गांव में है उसको आंगनबाड़ी बोलते हैं। आंगनबाड़ी क्यों बोलते हैं, क्योंकि गांव की लैंग्वेज है। और यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ सब अंग्रेजी जानते हैं। जो शहरों के लोग हैं उनको सबको अंग्रेजी मालूम है, उसमें गरीबी वरीबी है नहीं,
वहाँ पे सब लोग संपन्न है, पूरा अंग्रेजी में बात करते हैं। दिल्ली उल्ली में चले जाइए, थोड़ा घूम लीजिए, पता चल जाएगा कितनी अंग्रेजी है। अब ये जो शहर है, इसमें क्या है, एकीकृत बाल विकास योजना बोलते हैं इसको वहाँ पे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, और इंग्लिश में इसको ICDS बोलते हैं। लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसको लेकर। तो मैं यहाँ भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी तक वो चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, जो ICDS था इसका भी वही काम है जो आंगनबाड़ी का काम है। यहाँ पे भी एजुकेशन नहीं दी जाती थी क्योंकि सरकार के इसमें अभी तक ये था ही नहीं, तो एजुकेशन दी कैसे जाएगी। और धड़ल्ले से दूसरी तरफ वो प्ले ग्रुप वाले स्कूल चल रहे थे, उसमें एजुकेशन दी जा रही थी, वो फॉर्मल थे। तो जो शिक्षा बच्चों को इस वाले आंगनबाड़ी में, और इसमें तो शिक्षा तो मिल ही नहीं रही है, ये भी एक टाइप का फॉर्मल एजुकेशन है, उनकी देख रेख और इसी सबसे रिलेटेड था। तो ये भी इनफॉर्मल एजुकेशन, आप बच्चे गए वहाँ सीख गए तो इनफॉर्मल एजुकेशन बोला जाएगा उसको। अगर कोई गया वहाँ पे एलिफेंट देख लिया, वो बोर्ड देख लिया, कुछ लोग ABCD का पोस्टर भी टांग दिए हैं कि बच्चे आएंगे यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए, तो अच्छी बात है, बच्चों को अट्रैक्ट करना चाहिए। लेकिन अभी ये प्ले ग्रुप नहीं है सरकार के पास, यानी अभी तक प्ले ग्रुप के स्कूल थे ही नहीं। जिस प्ले ग्रुप की आज बात हो रही है वो स्कूल अभी तक नहीं थे। आगे चलते हैं और अब हम बताते हैं कि वास्तव में प्ले ग्रुप है क्या। अब जो ये प्ले स्कूल है, ये प्ले स्कूल क्या है, जो मॉडर्न प्ले स्कूल अभी चल रहे हैं, इसमें क्या किया जाता है, सिखाया वही जाता है जो बच्चों में घरों में सीखते हैं। वही चीज़ सिखाई जाती है जो बच्चे घर में सीखते हैं, वही चीज़ स्कूल में भी सिखाई जाती है। लेकिन वो सिखाने के तरीके को इनफॉर्मल ना करके, अनौपचारिक ना करके औपचारिक कर दिया जाता है। अब किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। अब हर किसी की सोच है कि अपने बच्चे को औपचारिक ही बनाया जाए, मेरा बच्चा इस समाज के लिए औपचारिक काम ही करे। तो औपचारिक उतना ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है जितना अनौपचारिक, जितना ज़रूरी है उतना अनौपचारिक भी ज़रूरी है। जो नॉन इनफॉर्मल है उसका तो मैं ज़्यादा मायने नहीं मानता, वो तो जो अपना ये साक्षरता मिशन चला था उसी के बराबर है वो। और वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसके लिए तो मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद में बहुत लोगों ने इस सरकार को आईना दिखा दिया कि वो जो अपना ये जो नॉन इनफॉर्मल जो एजुकेशन है, जो साक्षरता अभियान है, वो नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन का ही एक पार्ट है। वो कितना हद तक सही था, मेरे हिसाब से उसको चालू ही नहीं करना चाहिए था। उससे अच्छा लोग ना पढ़े लिखे तभी बढ़िया है, क्योंकि अगर समझ डेवलप लोगों में नहीं हो रही है और अपने को नहीं समझ पा रहे हैं तो लोगों को क्या समझेंगे वो तो मेरे को मालूम नहीं है। और IQ लेवल जब लोग इतनी बकैती कर ले रहे हैं तो उनके पास IQ लेवल नहीं है, जब निगेटिव बोल रहे हैं तो उनके पास IQ लेवल नहीं है, ये भी कहना बिल्कुल गलत है। अगर कोई मंद बुद्धि का आदमी है, पागल नहीं होना चाहिए, तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, मंद बुद्धि का आदमी भी फॉर्मल हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो प्ले स्कूल हैं वास्तव में जो भी अभी चल रहे हैं, सरकार के पास नहीं है ये, सरकार के पास कोई भी प्ले स्कूल है ही नहीं अभी, या था भी नहीं, आज़ादी के बाद में अभी तक नहीं था। और दूसरी तरफ दूसरे धड़ल्ले से चल रहे थे। प्ले स्कूल का जो व्यापार है वो मिलियन में है, लोग मिलियन में पैसे कमा रहे हैं और इसकी तरफ जागरूकता भी बढ़ रही है। अभी गांव में भी खोल दिया जाए तो ये प्ले स्कूल बहुत अच्छे से फलेंगे फूलेंगे, बस इसमें थोड़ी सी जागरूकता होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ लिख लिए हैं तो उनके लिए यहाँ भी एक कैरियर है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग गाँव में प्ले स्कूल खोलें, और इन प्ले स्कूलों में एक दिक्कत आएगी फीस की, क्योंकि गांव के लोग थोड़े गरीब हैं, पैसा थोड़ा कम दे पाएंगे, थोड़ा सा सस्ता करके रखेंगे और अगर अच्छी एजुकेशन देंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना इसमें खर्च करेंगे और वो अपना कैरियर भी बना सकते हैं और बहुत सारे लोगों को कैरियर में उठा भी सकते हैं। तो जिन लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाया है, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई लोग कर लिए हैं, वो लोग अपना इसमें बिजनेस चालू कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर रहती है। मैंने बहुत सारी पढ़ाई इसके लिए करी है और मैंने इससे सीखा भी है कि क्या क्या है। अभी उतना डिटेल में तो यहाँ बात नहीं कर पाऊँगा, आगे चलते हैं। तो जब एजुकेशन को फार्मल बना दिया जाएगा, सिलेबस वहाँ दे दिया जाएगा एक, तब ये प्ले स्कूल क्या हो जाएंगे, फार्मल हो जाएंगे और ये ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। और पढ़ा क्या रहे हो मैं क्लियर बता दे, जो अपने बच्चे को आप जब वो बोलना स्टार्ट करता है वहाँ से लेकर 6 साल की उम्र तक घरों में बच्चों को जो सिखाया जाता है वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। और यही चीज़ जब स्कूल में जाके प्ले वाले स्कूल में सिखा दिया जाता है वो फार्मल एजुकेशन होती है, वही प्ले स्कूल होते हैं। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो लोगों के बच्चे गरीब हैं, जो लोग घरों में रहते हैं, वो लोग अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। वो फॉर्मेट तो नहीं कर पाएंगे, फॉर्मल नहीं हो पाएंगे, ये बात की तो मैं गारंटी देता हूँ कि घर कभी फॉर्मल हो ही नहीं सकता। अगर हम घर को फॉर्मल बना देंगे तो स्कूल बन जाएगा, और जब स्कूल बन जाएगा तो घर का मज़ा ख़त्म हो जाएगा, बड़े लोग डूब जाएंगे। ठीक, तो खैर, आप जो बेसिक इसमें क्या किया जाता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे मैं बताता हूँ क्या,
सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बोलना चालू करता है। जब पहले बोलता है तो लोग क्या सिखाते हैं अपने बारे में, फैमिली के बारे में थोड़ा एक बेसिक आइडिया देते हैं, फैमिली के बारे में सिखाते हैं। जब वो थोड़ा सा और जागरूक हो जाता है, पहले वो हवा उसकी नली से निकल रही थी, यही तो ABCD है, यही तो छोटा बड़ा है, वो खुद बोलता है, तुम नहीं बुलवाते हो। बहुत लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी है कि इसको भाषा हमने सिखाया, नहीं, भाषा आपने नहीं सिखाया। बच्चे के पास भाषा है, आपने अपनी भाषा उसको सिखाया है। मैं अगर अलग तरह, आपने अपनी भाषा जो आप बोल रहे थे, और जब लोग अपने भाषा में बोल रहे थे, जैसे कोई बच्चे को बोलता है कि आप बुआ बोलिए, अगर वो बुआ बोलते हैं लोग खुद खुश हो जा रहे, बुआ का नाम ले दिया इसने। बुआ का नाम नहीं लिया आपने, अपनी भाषा उसके मत्थे पे ज़बरदस्ती थोप दी है। तो आपकी भाषा अब ज़रूरी भी है, अगर आपको समझना है तो उसको आपकी भाषा को समझना है, अगर आपकी भाषा को नहीं समझेगा तो आपको नहीं समझ पाएगा। चलो खैर, तो यही। अब उसके बाद में जब थोड़ा और बड़ा होता है तो क्या बताना होता है, तो दूसरे कमरों में थोड़ा चलना चालू कर देता है, किचन में जाएगा, पूजा वाले घर में जाएगा, उसके बाद में रूम में जाएगा, बेडरूम में जाएगा। तो क्या सिखाते हैं, यही तो सिखाते हैं। फिर वो द्वार पे निकलेगा बाहर, अब द्वार पे उसको क्या मिल जाएगा, आपकी गाय भैंस मिल जाएगी। गाय भैंस के बाद जानवर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कुत्ते मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ होते हैं, एक खेत में बंधे रहते हैं, खलिहान में, एक गाँव में, घर में। तो वो वाले प्ले स्कूल में बच्चा यही सीखता है। वहाँ पे एक फॉर्मेट होता है और आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितनी यहाँ करनी पड़ती है। काम चोरी करना है भेज दीजिए, लेकिन अभी ये अनिवार्य होने वाला है 2026 से ये चीज़ अनिवार्य हो जाएगा, सबके लिए ज़रूरी हो जाएगा। और बच्चे अपनी पढ़ाई वहीं से स्टार्ट करेंगे। स्कूल कहीं ना कहीं से सरकार तो व्यवस्था करेगी, दिक्कत तो है, और शायद हो नहीं पाएगी इतनी जल्दी, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो लोग इसमें अपना रोज़गार करना चाहते हैं वो लोग तैयार रहें बिल्कुल, 2026 से तो अभी खोल देंगे तो अच्छा ग्रोथ करेगा करेगा। यही तो मौके होते हैं अच्छा काम चालू करने का। अच्छा ठीक है, चलो। अब क्या होगा, तो इसमें एजुकेशन पे मोर फोकस किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्ले स्कूल हैं वहाँ पे फॉर्मल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चे अपने पूरी ज़िंदगी में फॉर्मल रहे। रोड पे चलें फॉर्मल, किसी से बात करें तो फॉर्मल, वो अपनी कोई भाषा भी निकालें तो फॉर्मल। लेकिन अगर मान लो उसको कोई गरियाना शुरू कर दिया तब, तो उसको इनफॉर्मल भी होना पड़ेगा, उसको समझना भी पड़ेगा। तो इनफॉर्मल होना भी ज़रूरी है और फॉर्मल होना भी ज़रूरी है। कितना होना ज़रूरी है, दोनों में बैलेंस बना देना ज़रूरी है। वो जब बच्चे में समझ वाली एज आएगी तो मैं बताऊँगा। यहाँ पे प्ले ग्रुप में क्या होता है, कैसे कैसे इनकी क्लासें बटी होती हैं, अभी इनके लिए भी दिक्कत आ जाएंगी, मैं बताता हूँ कैसे आएगी। जो प्ले ग्रुप होता है वो 1.5 साल से 2.5 साल के बीच में होता है। वही जब आपका बच्चा बकाई वकाई चलने लगेगा, बताते हैं नाल वाल मजबूत करवा रहे हैं हम ऐसे ऐसे करके, वो घर में भी हो रहा था, वही नहीं करवाएंगे। उसके बाद में वो नर्सरी पढ़ाते हैं, थोड़ा और बड़ा हो जाता है, इसकी एज होती है 2.5 से 3.5 साल थी अभी जो लिखा हुआ है इन लोगों के फॉर्मेटों में। जूनियर केजी उसके बाद में आता है 3.5 साल से 4.5 साल, और उसके बाद में आता है सीनियर केजी 4.5 साल से 5.5 साल। अब ये वाली एज होते हैं, यहाँ पे ये करके चलते हैं। सरकार ने 3 साल डिसाइड किया है इसके लिए, अब 4 साल ये कैसे पढ़ाएंगे, इनका चलता रहेगा, इनका शौक़ माफ़ है, ठीक है, इनका चलता रहेगा। तो ये 4 सालों के इनके प्ले स्कूल हैं, और यही हमारे बच्चे घरों में भी सीखते हैं और यही स्कूल में भी जाके थोड़ा फॉर्मल वे में सीखते हैं। अच्छा भी है, अगर वो फॉर्मल वे में सीखेंगे तो ज़्यादा एजुकेशन की नींव उनकी वहीं से पड़ जाएगी, और बेसिक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, उन्होंने इस पे इसको ध्यान दे दिया है, इसको अपने उसमें ले लिया है। बहुत लोग इस एजुकेशन पॉलिसी का विरोध भी कर रहे हैं, तो इस मामले में तो विरोध मैं नहीं करूँगा, लेकिन इसको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी ये लागू नहीं हुई है एजुकेशन पॉलिसी, ये बन गई है, चालू हो गई, इसके नियम भी बन गए हैं। ये अभी विचारों में है, हर स्टेटों के पास भेजी गई है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो 2026 में ये एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। तो ये प्ले स्कूल हैं, प्ले स्कूल यही सिखाते हैं, और गाँव में कोई प्ले स्कूल नहीं है। अब मैं एक चीज़ यहाँ और जिक्र कर देना चाहता हूँ, जिन लोगों के घरों के पास में प्ले स्कूल नहीं है, अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, प्ले स्कूल सिखाना चाहते हैं, अपने बच्चों को ऑफिशियल बनाना चाहते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, वो यूट्यूब से, जो यूट्यूब है वहाँ पे जाके बहुत सारी मैडम लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोरोना काल में, उस पर शक नहीं किया जा सकता। एक रीसा मैम है, वो अपने अपनी खुद की बच्ची को पढ़ाती हैं, और इंग्लिश में पढ़ाती हैं, जिसमें ये लोग प्ले स्कूल, तो उनकी क्लास से आप लोग अपने बच्चों को प्ले स्कूल सिखा सकते हैं, अच्छे से पढ़ा सकते हैं। जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं उनके बच्चे भी वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और 2026 के बाद में तो ज़रूरी हो जाएगा, अभी तो ये जो स्कूल हैं 2026 तक के बच्चों का एडमिशन ये लोग लेते रहेंगे, तो आपका बच्चा ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ पाएगा। बाद में हो सकता है कि लोग एडमिशन ना लें, और अभी भी लोग बहाने बनाने के लिए, लोगों को निकालने के लिए एडमिशन बहुत सारे स्कूल नहीं ले रहे हैं। तो आप पढ़े लिखे कितने हैं, अगर आपके पास पैसा है तो किसी जान पहचान है तो किसी भी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। अगर पैसा है, जान पहचान है,
तो किसी भी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। गरीब का बच्चा अगर कितना भी तेज है और एक अच्छे स्कूल में चला जाए एडमिशन लेने के लिए, तो वो लोग लौटा देते हैं। हो सकता है वो आगे चल के अब्दुल कलाम ही ना बन जाए, पता नहीं। जब वो बन जाता है तब सब लोग दौड़ पड़ते हैं। चलो ठीक है, खैर स्कूलों की अपनी अपनी मर्जी है, वो एडमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे। और वो एडमिशन किस लिए नहीं लेते हैं कि बच्चे उनका स्कूल टूट जाएगा अगर गरीब घर का बच्चा आ जाएगा। ये नहीं सोचते कि हो सकता है तेज बच्चा हो। अब ये तो वो रिसा मैम की क्लास देख के वो पूरा वीडियो, उसमें प्ले ग्रुप, नर्सरी ग्रुप, जूनियर केजी और सीनियर केजी, उन्होंने सारी क्लास की रिकॉर्डिंग कर रखी है पहले से। उनके वीडियो, उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। मैं यूट्यूब ही बना रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे के चैनल के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ हो सकता है वहाँ जाके लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से उनके बच्चे कर पाएँ। तो आप अपने बच्चों को वो वीडियो प्ले करके दिखाएँ और आप भी उनके साथ पढ़ाई करें। जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपका बच्चा भी पढ़ाई करेगा। अगर आप कभी भी स्कूल नहीं गए हैं तो उसको पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। और वही चीज़ बच्चों को बताएं। और बच्चे अमूमन आपके बच्चे उतना ही अच्छा करेंगे जितना बच्चा शहरों के लड़के करते हैं। आगे चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ का जिक्र मैं यहाँ और कर दिया जाता हूँ, जो जूनियर केजी है यहाँ इसको कभी कभी LKG भी बोलते हैं, मतलब लोअर केजी। और ये केजी का फुल फॉर्म होता है काइंडर ग्रेडन। तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और जो सीनियर केजी होता है उसको कभी कभी UKG भी बोलते हैं, यानी कि अपर केजी बोलते हैं। मतलब अपर वाला ये वाला लोअर प्ले ग्रुप और लोअर वाला प्ले ग्रुप। तो बहुत सारे में बांटा, वो एज के हिसाब से है, वो सही भी है। 2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 4.5 साल का, 5 साल का, 6 साल का। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है। वो प्रॉब्लम क्या है कि 5.5 साल में वो सीनियर केजी पास तो कर जाएगा, लेकिन जो अभी केंद्रीय विद्यालय है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि जो सहसावस्था में जो शिशु बच्चे हैं उनका एडमिशन फर्स्ट क्लास में नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ भी एक दिक्कत है, बहुत लोगों के बच्चे 6 महीने साल भर बेकार हो गया। और बहुत जो सक्षम लोग थे जो प्ले ग्रुप में पढ़ाए थे, कोर्ट में मुकदमा भी कर दिए थे। तो कोर्ट माना नहीं, वो बोला 6 साल में। और इन लोगों की उल्टे पिलाई हो गई, ये लोग की जो प्ले स्कूल वाले थे, कि आप ऐसे ऐसे करके ज़बरदस्ती बच्चों को पढ़ा दें। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इनकी पढ़ाई करवाने के लिए जो प्ले स्कूल के बच्चे हैं, इनमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो वो बहुत सारे एक्ट जो बाल विकास के लिए बने हुए हैं आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। किसी ने शिकायत कर दिया कि बच्चे को इतना प्रेशराइज करके पढ़ाया जा रहा है, तो आ जाएगा। और उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी बहुत सारे स्टेटों में बना दिए गए हैं, डायल करिए टक से पुलिस आ जाएगी। तो इनको परेशान नहीं करना है, बिल्कुल आराम से, ये खुद आपके बच्चे हैं। और मे भी हो सकता है किसी बच्चे को किसी एज में समझ में ना आए, थोड़ा देर बाद में समझ में आ जाए, तो उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। पता चला उसको ठेल ठेल के एकदम से परेशान कर दिया, नहीं पढ़ो पढ़ो। किसी बच्चे को थोड़ा छोटे में समझ में आ जाता है, किसी को 1-2 साल बाद समझ में आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब अब यहाँ पे जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो भी लागू नहीं हुई है, जो भी बनाई गई है, ये 2026 में लागू हो जाएगी। बहुत लोग सोच रहे हैं ये वाला क्यों नहीं आ गया, तुरंत लागू हो जाता। अभी नहीं लागू, अभी विचाराधीन है, सभी स्टेटों के पास इसको भेजा गया है। वो लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, उसी के हिसाब से लागू कर दी जाएगी। अब भारत का सपना है कि ये ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनेगा, यानी भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनानी चाहिए। और इसी के उद्देश्य पे ये वाली पॉलिसी, और ये हमारे देश के महान वैज्ञानिक हैं जिनकी अध्यक्षता में ये पॉलिसी लाई गई है। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में जिक्र नहीं करूँगा। और इसका जो फॉर्मेटिंग है वो है +5+3+3+4। इसी फॉर्मेटिंग में ये एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। तो मैं अभी यहाँ +5 में ही हूँ। मैं प्ले ग्रुप का जिक्र कर रहा हूँ। तो ये कैसे बनाया गया है, शुरू के 3 साल जो होंगे उसको प्री प्राइमरी में रखा जाएगा। तो ये अपना फाउंडेशन स्टेज होगा, मूल स्टेज होगा। तो इसमें 3 साल पढ़ाया जाएगा उसको प्री प्राइमरी लेवल में, मतलब नीचे वाले लेवल में। और 2 साल को जो होगा क्लास 1 और क्लास 2, हिंदी में उसको कक्षा 1 और कक्षा 2 बोलते हैं। तो इनको +5 में शामिल किया गया है। यहाँ पे उसको क्या सीखना है, लैंग्वेज सीखना है, यानी कि उसको वर्णमाला सीखनी है, उसको शब्द सीखना है, उसको सेंटेंस सीखना है। और जो 6 साल का बच्चा होता है वो यही अमूमन सीख भी कर पाता है। अब उसकी बात मत करिए, कोई वो 120 से ऊपर वाले IQ लेवल की बच्चे की। नॉर्मली जो साधारण बच्चे होते हैं सबको आगे लेके चलना है, सबको पढ़ना है। कोई लेखपाल बनेगा, कोई सब सफाई कर्मचारी बनेगा, हर कोई नौकरी करेगा, तो कोई राजा भी बनेगा। तो जिसके पास जैसा दिमाग रहेगा उसको उसी जगह पे जाना भी चाहिए। एजुकेशन यही बोलती है, शिक्षा यही बोलती है। लेकिन जो शिक्षा लेते ही नहीं है वो बहुत सारे ऊपर पहुंच जाते हैं और शिक्षा लेने वाले उनके नीचे काम करते हैं। चलिए खैर, तो ये फाउंडेशन स्टेज है। और इसको जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अब मैं करियर और मोटिवेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, उनके लिए +5 बहुत ज़रूरी है।
जब भी हम कोई व्याकरण पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो कहाँ से स्टार्ट, वर्णमाला से स्टार्ट होता है। और वर्णमाला कौन सिखाता है? ये छोटे बच्चे। तो उन लोगों को इन छोटे बच्चों से भी सीखने की ज़रूरत है। जो शब्द होता है हमें कौन सिखाता है? ये छोटे बच्चे। हम तो अपनी भाषा इन पे थोपते हैं कि हमारी भाषा सही है। अब पता चला मैं अयोध्या के आसपास पैदा हुआ हूँ, वहाँ अवधी बोली जाती है और मेरी जो मातृभाषा थी वो अवधी ही थी। और बाद में जब हम ऑफिशियल होना शुरू हुए तो हिंदी आ गई। अब एक प्रॉब्लम यहाँ आ गई, जितनी अच्छी मुझे अवधी समझ में आती है उतनी हिंदी समझ में नहीं आती। बाद में जब हम थोड़े से और बड़े हुए तो हमें क्लास 6 से इंग्लिश थमा दी गई। अब एक कन्फ्यूजन दो उधर चल रही थी, एक और चालू हो गई। तो भाषा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भाषा पे थोड़ा सा जोर तो दिया गया है, लेकिन जितना जोर देना चाहिए उतना जोर नहीं है अभी, और जोर लगाने होंगे हमें, तभी जाके थोड़ा सा बच्चे और बेहतर कर पाएंगे और एक अच्छे बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि जो हमारी ये स्कूल हैं, जो प्ले स्कूल हैं, अभी मैं प्ले स्कूल की बात कर रहा हूँ तो प्ले स्कूल की बात करूँगा। ये लोग बोलते हैं कि घर वालों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को अच्छा करके भेजें, और घर वाले बोलते हैं कि मैंने इतना पैसा जमा किया है वहाँ स्कूल में, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग इसको क्यों नहीं सिखा पा रहे हो। तो ठीक है, दोनों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसकी कितनी परसेंट जिम्मेदारी। जितने प्ले स्कूल के टीचर हैं, जितने प्ले स्कूल चलाने वाले लोग हैं, आंगनबाड़ी भी कुछ दिन बाद प्ले स्कूल बन जाएगा, तो ये लोग हमसे जान लें, हमसे समझ लें, मैंने कोई डाटा तैयार नहीं किया है, मैं कोई मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ, मैंने ये डाटा बहुत हिसाब किताब से, और अगर गलत हो जाएगा तो बताइएगा आप। अब ये वाला डाटा मैंने किसी किताब से पढ़ के नहीं बनाया है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। नहीं बहुत लोग बोले यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है, तो लिखी हुई सारी बातें सही नहीं रहती, लिखने वाले लोग भी थे और हमारे जैसे लोगों ने ही लिखा है। अगर वो समाज के लिए सही हो गया तो बिल्कुल रामबाण है, अगर सही नहीं हुआ तो रामबाण नहीं है। तो लिखा कितना हद तक सही रहेगा, आगे वाले दिनों में गलत हो जाएगा, और पीछे हो सकता है वो चीज़ गलत रही हो, लोग करते हों, जान ना पाते हों। ठीक है, खैर, जो 3 साल से बड़े बच्चे होते हैं वही स्कूल, ये प्ले स्कूल में जाते हैं। तो जो 3 साल से बड़े बच्चे होते हैं, ये इस नेचर के नियम कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनको कोई सिखाता नहीं है। जो बच्चे एक्टिव मूड में रहते हैं वो दिन के टाइम में रहते हैं, आप बल्ब कितना भी जला दीजिए, लेकिन ये बच्चे दिन के टाइम में एक्टिव रहते हैं, यानी कि 12 घंटे एक्टिव रहते हैं बच्चे। और 12 घंटे ये एक्टिव नहीं रहते, इनएक्टिव रहते हैं। रात का समय होता है, सोने का समय होता है, आराम करने का समय रहता है, तो इनकी बच्चों की प्रवृत्ति भी यही होती है। और मैंने ये डाटा भी इस हिसाब से, तो 12 घंटे अगर बच्चे एक्टिव हैं, तो हम स्कूल स्कूल कितने, अगर अगर मेरा बच्चा अगर पहले साल में जा रहा है, अब पहला साल को मैं प्ले बोलूँ, नर्सरी बोलूँ, क्या बोलूँ, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि वो अभी 3 साल वाली पॉलिसी लागू होगी, तो देखते हैं किस हिसाब से चलेगी। ये प्ले वाला सही रहेगा कि उधर वाला सही रहेगा, कहाँ से चालू होता है अभी देखता हूँ, ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया है। तो अगर वो बच्चे जब पहले साल स्कूल जाते हैं तो उनको वो प्ले स्कूल वाले 2 घंटे के लिए अपने पास रखते हैं। तो अगर वो 2 घंटे के लिए अपने पास रखते हैं तो उनकी 12 घंटे में इनकी जिम्मेदारी 15% है उन बच्चों को देख रेख करने का, मतलब बेहतर बनाने का, और 85% जिम्मेदारी है घर वालों का उनको बच्चों को बेहतर बनाने के लिए, अगर वो स्कूल जाते हैं तो, तब की बात कर रहा हूँ। अगर बच्चे अगर फिर अगली क्लास में जाते हैं, मतलब सेकेंड ईयर में, जब सेकेंड क्लास में वो जाते हैं प्ले स्कूल में, तो वो 3 घंटे का हो जाता है वो स्कूल। जब वो 3 घंटे का हो जाता है, तब जो स्कूल वाले लोग हैं उनकी 25% जिम्मेदारी है उस बच्चे को बेहतर बनाने का, और 75% जिम्मेदारी है घर वालों का, जो घर वाले लोग हैं कि वो अपने बच्चे को बेहतर बनाएंगे। जब बच्चा और बिल्कुल हाइयर में, मतलब सीनियर केजी में पहुंच जाता है या अपर केजी में पहुंच जाता है, तो वहाँ पे बच्चा 4 घंटा रहता है। और 4 घंटा से जो लोग ज़्यादा रोक रहे हैं वो समझो उसके साथ जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उससे ज़्यादा वो ऑफिशियल हो भी नहीं पाएगा। वहाँ पे कितनी जिम्मेदारी रहती है? 35% जिम्मेदारी उस सेंटर की रहती है, उस प्ले ग्रुप वाले स्कूल जिसको बोलते हैं प्ले स्कूल, उसकी रहती है। और 55% जिम्मेदारी हमारे घर की रहती है। कोई बच्चा दो ही जगह रहता है, एक वहाँ प्ले स्कूल में, और ये क्या यहाँ हमारे कहाँ पे, घर पे। और पीछे मैंने वीडियो बनाया था और बता दिया था कि उस बच्चे में समझ पैदा नहीं होती है। बहुत सारे लोग उसको सारा नीति शास्त्र, सारा ज्ञान, सारा राम, सारा रहीम समझाने की कोशिश करते हैं। भाई उसके अंदर समझ नहीं होती है, थोड़ा पेशेंस रखिए, वो समझदार बनेगा। जब समझदार वाली एज आएगी तो समझदार भी बन जाएगा। हर चीज़ की एक उम्र होती है। अब कोई चीज़ गलत सही थोड़ा सा वो समझ सकता है, लेकिन वो बस सुनता है और दिमाग से निकाल देता है, उसमें समझ पैदा नहीं होती है। इसीलिए मैंने साइकोलॉजी पे थोड़ा रिसर्च किया था और पीछे वीडियो बनाया था, तो उसमें समझ पैदा नहीं होती है। तो इतने परसेंट जिम्मेदारी रहती है, 35% रहती है स्कूल वालों की, 50% रहती घर। वो बच्चा दो ही जगह रहता है, एक तो स्कूल में रहता है, वहाँ पे प्ले वाले स्कूल में, और एक घर में रहता है।
और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, किसी बगल वाले के यहाँ चले जाएगा। उसकी दूरी पता है कितनी दूरी है? जैसे कोई आदमी अगर हिमाचल प्रदेश में बैठा है तो कन्याकुमारी चला जा रहा है, तो पड़ोस भी उस बच्चे के लिए उतना ही दूर है जितना आपके लिए हिमाचल में बैठे हुए के लिए कन्याकुमारी उतनी ही दूरी है, क्योंकि बच्चा उतना छोटा है। तो यहाँ पे आई होप सो आपने बहुत सारी कॉन्सेप्ट समझी होगी, और प्ले ग्रुप क्या होता है यहाँ पे जाना होगा, और उससे आप बहुत सारे मोटिवेट भी हुए होंगे। और ये मोटिवेशन बहुत सारे लोगों के लिए ज़रूरी है कि छोटे बच्चे क्या होते हैं, और छोटे बच्चों से हम सीख भी सकते हैं। छोटे बच्चों के पास अपनी खुद की भाषा होती है, उनकी अपनी भाषा हम लोग उन पे थोपते हैं, और आगे चल के हम इसी पे वीडियो बनाएंगे कि शब्द क्या होते हैं और लेटर क्या होते हैं और कैसे इनका निर्माण होता है और कैसे कैसे लोग सीखते हैं। और आगे हम एक वीडियो और बनाएंगे कि जो हमारी साक्षरता अभियान थी, जो नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन था, उसकी शुरुआत तो हुई, लेकिन वो क्या वो सही से हुई, क्या वो सक्षम हो पाई, क्या उसका कोई फ़ायदा निकला? तो लेकिन आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।